नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देवभूमि के हरिद्वार में कुंभ 2027 आयोजन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य के संबंधित जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुंभ 2027 श्रद्धालुओं को भव्य, ऐतिहासिक, सुविधाजनक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। साथ ही सीएम धामी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए मूलभूत सुविधा के साथ उनको हर संभव व्यवस्था देने का ढांचा तैयार किया जा रहा है। uh, 2027 में जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने हैं, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच बीजेपी की वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने इन अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जहां मजहर नईम नायब ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें अब तक का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बताया है। उन्होंने कहा है कि धामी के नेतृत्व में राज्य में ऐसे कई बड़े फैसले लिए गए हैं जो पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं लिए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की जनता के हित में ऐतिहासिक फैसले किए हैं। आज पुष्कर सिंह धामी 18 घंटे क्षेत्र में रह करके, उस देवी आपदा क्षेत्र में पहुंच करके जो लोग उस देवी आपदा से पीड़ित हैं, उनके दर्द को अपना दर्द समझ करके बांट रहे हैं, उनके साथ बैठ करके वहां का निस्तारण कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, मजलूमों की मदद कर रहे हैं। और ताकत के रूप में जो उत्तराखंड को, पूरे भारत में उत्तराखंड को तीसरे नंबर पे लाने का काम पुष्कर सिंह धामी ने ईमानदारी से काम करके इस प्रदेश को कहां पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। यह प्रदर्शन एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसे निजी सर्वे कंपनी पी वैल्यू एलू एनालिस्टिक की जारी किया गया है। रिपोर्ट में सामने आया है कि आंकड़ों के अनुसार देहरादून में महिला अपराधों में वृद्धि की बात कही गई है। हालांकि शुरुआत में ये खबरें आई थी कि यह रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वीमेन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है, लेकिन देहरादून के एसएसपी ने एक प्रेस वार्ता में इस बात का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि यह रिपोर्ट एक निजी एजेंसी द्वारा तैयार की गई है और इसका आयोग से कोई संबंध नहीं है। महिला आयोग की रिपोर्ट आई नहीं भारत सरकार। आप नेट में देख लो, ये हरक सिंह रावत की रिपोर्ट है, ज्योति रौतेला की रिपोर्ट है, महिला रिपोर्ट है, कर्नल नेगी की रिपोर्ट है, कर्नल सिंह मेरा की रिपोर्ट, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट है, हमारे विपक्ष नेता की रिपोर्ट है, माने हरीश रावत, प्रीतम सिंह गोदयाल की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस की रिपोर्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार की महिला आयोग की रिपोर्ट है। इतना दुख है आज हमको कि आज हमारा उत्तराखंड देवभूमि, ये बद्री केदार की धरती थी, गंगा माता गंगोत्री यमुनोत्री की धरती थी, नीलकंठ की धरती थी, सिद्धवली बाबा की धरती थी, भैरवगढ़ी, तारकेश्वर, जगेश्वर,
चंडी देवी की धरती थी, ये हेमकुंड साहिब की धरती थी, और आज इस धरती को भाजपा की सरकार ने कलंकित कर दिया है। इतना दुख हो रहा है हमको। देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आई तब से इस प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, उनके ऊपर अन्याय हो रहे हैं। हल्द्वानी में पिछले दिनों नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल और मामला हाईकोर्ट जाने के बाद पुलिस विभाग अब गंभीर नजर आ रहा है। प्रदेश के महाविद्यालयों माफ कीजिएगा, जहां आपको बताते चले, कॉलेज में छात्रों की लड़ाई झगड़े के मामले में भी अब मामले सामने आ लगे हैं। डिग्री कॉलेज में चुनाव लड़ने वाले संभावित दावेदार कॉलेजों में अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच देखिए, जहां तक छात्र संघ के चुनाव से संबंध है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली समस्त थाना प्रभारियों के साथ एक बीसी की थी और क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिन थाना क्षेत्रों में पूर्व कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रखने वाले लोग हैं, आपस में प्रतिद्वंदता पुरानी है, तो पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई पहले ही कर ली जाए। किसी भी प्रकार से लाठी डंडे, गोलियां, ये सब का कल्चर जो है हम तभी बंद कर पाएंगे जब पुलिस उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई समय से कर पाएगी। उत्तराखंड के नगर निकायों के प्रतिनिधियों ने स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य प्रणाली को समझने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर का दौरा किया है। इस दौरान नगर पंचायतों, नगर पालिका और नगर निगम के अध्यक्षों ने विभिन्न कार्यशालाओं में हिस्सा लिया। कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य इंदौर के स्वच्छता मॉडल को समझना और उसे अन्य राज्यों में लागू करने की संभावना पर विचार करना रहा है। इस बीच इंदौर दौरे के दौरान हल्द्वानी की वैनी सेना के पहल और उनके स्वच्छता अभियान की विशेष रूप से सराहना की गई है। इसके साथ ही साथ नगर निगम हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बताया है कि इंदौर में हुए अनुभव बेहद उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने कहा है कि कार्यशाला में कचरा प्रबंधन, डोर टू डोर कलेक्शन और ठोस अपशिष्ट निपटान और नागरिक भागीदारी जैसे कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो देखिए, नगर निकाय के प्रतिनिधियों का ये इंदौर दौरा है बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, जहां इंदौर पहुंचने के बाद जो है कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और इसके साथ ही साथ बता दें कि विभिन्न कार्यशालाओं में तमाम लोगों ने हिस्सा लिया है। वैनी सेना के पहल से इसकी भी सराहना होती हुई यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहाँ नगर निकाय के प्रतिनिधियों का ये इंदौर दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विभिन्न कार्यशालाओं में हिस्सा लिया है प्रतिनिधियों ने। सरकार की ओर से इस प्रदेश के 19 नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और 5 मेयर, तो सब कुल मिला के 19 लोग यहाँ से पूरी टीम हमारी गई थी। मध्य प्रदेश हम गए थे, इंदौर का हमने दौरा किया, भोपाल का हमने दौरा किया। बहुत सारी चीजें वहाँ जो रिसाइकलिंग वगैरह, कूड़े का निस्तारण, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। और उसमें कुछ चीजों में हम हल्द्वानी में काम भी कर रहे हैं और कुछ चीजों में काम करने की अभी और आवश्यकता है। तो वो सब चीजें देखकर हम आए हैं और निश्चित रूप से उसका लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां लालकुआ में जल संस्थान की लापरवाही के चलते नगर पंचायत क्षेत्र के अंबेडकर रामनगर वार्ड एक बताते चले कि वार्ड 1 में पिछले लंबे समय से दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है। इस बीच बता दें, विभागीय अधिकारियों
से कई बार शिकायत के बावजूद भी समस्या का समाधान न होने पर क्षेत्रवासियों के सब्र का बांध टूट गया। नाराज क्षेत्रवासियों ने भारी बरसात के बीच अपने घरों से गंदा पानी बाल्टियों में भरकर जल स्थान कार्यालय पर एकत्र होकर धरना प्रदर्शन करते हुए नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने जल संस्थान से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उनकी मांग है कि उन्हें साफ और सुरक्षित पेयजल मिले। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मजबूरन जल स्थान के खिलाफ प्रदर्शन के लिए क्षेत्रवासियों को मजबूर होना पड़ेगा। हो रहा है पानी, गंदा पानी आ रहा है, बहुत परेशानी हो रही, घर में इस्तेमाल नहीं हो रहा। दूर से पानी भर के परेशानी लेने सही करा दे अपने, गंदा पानी आ रहा है। यही साहब से बात हुई है पंडित जी साहब। एक हफ्ते से पानी बिल्कुल मिट्टी आ रही है और कई बार हमारे पहले भैया ने जई से बात करी, वो आज करवा देंगे, आज करवा देंगे, यही हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक बाल्टी पानी भर के ला रहा है, उससे बच्चे पानी का गुजारा कर रहे हैं और पानी में बिल में कोई कमी आती नहीं है। आज एक हफ्ते से परेशानी ही पानी की परेशानी है। पूरे सबके वहाँ गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल एकदम पीला पानी है। ना तो कपड़े धो, पीना तो दूर की बात है, कपड़े भी नहीं धो सकते उस पानी से आदमी। पता नहीं गटर का पानी है, नाले का पानी है, किस चीज़ का पानी है, बिल्कुल गंदा पानी है। वो पानी के उससे हम लोग को पूरा जो है परिवार बीमार भी हो सकता है, इसलिए हम लोग बाहर से पानी मंगा कर पी रहे हैं। और हमारे अधिकारियों से निवेदन है कि इसको यथाशीघ्र सही कराया जाए ताकि हम इसकी समस्या समाधान हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे वार्ड नंबर 1 के लोग सब धरना प्रदर्शन करेंगे। से बात हमारी इनकी हुई है, क्या नाम है, यही साहब से बात हुई है और 8 दिन से पानी जो है गंदा आ रहा है। बड़ी परेशानी हो रही है। दूर से हत्ती के नल से पानी लेके आ रहे हैं हम लोग अपने जीने के लिए। यहाँ तो पानी पीने को भी ढंग से नहीं मिल रहा है। तो अब जो है इसको सुधार कैसे होगा, ये मतलब उसके लिए आए हैं हम। और आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को बिना यूपी में गए हुए सीधी सड़क से जोड़ने के लिए कोटद्वार से पूर्व सैनिकों द्वारा छेड़े गए बिगुल की जो है गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दी है। कोटद्वार में लाल ढाग चिलरखाल मोटर मार्ग के निर्माण के लिए जिस प्रकार हजारों पूर्व सैनिकों ने पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले कोटद्वार में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, उसके लिए समिति ने सभी पूर्व सैनिकों का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड की एक लाइफलाइन जो 2 कमिश्नरों को जोड़ने का काम करी है, गढ़वाल और कुमाऊं को, उस रोड के लिए विगत 25 साल से लगातार इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर शून्य देखने को मिला है। लेकिन जो परसों जो रैली हुई उसमें पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के माध्यम से एक अभूतपूर्व एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कि कम से कम 3000 पूर्व सैनिकों ने प्रतिभाग किया। और मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रत्येक पूर्व सैनिक का, वीर नारी का और उनके आश्रितों का कि आपने एक आह्वान पर एक वेदना को और एक चेतना को समझते हुए कहीं न कहीं इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शहीद स्थल पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने आंदोलनकारी मंच और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लिया। यह शिविर स्वर्गीय रंजीत सिंह वर्मा की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया। डीएम सविन बंसल ने कहा कि समाज की प्रगति में ऐसे मंचों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य आंदोलनकारी और उनके संगठन समय समय पर बड़े जनहित के मुद्दे उठाते हैं। समाज वर्गों के ब्लड डोनेशन कैंप्स हुए या जो हमारे सामाजिक प्रगति को आगे ले जाने के लिए कोई ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य पब्लिक इंटरेस्ट में टेकअप करने चाहिए, वो भी ऐसे फोरम से समय समय पर आते हैं। तो ये एक तरह से हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सम्मानित राज्य आंदोलनकारी और उनके सभी मेंबरगण, और हम इनसे प्रेरणा भी लेते हैं। और ये हमारा दायित्व भी है कि जो भी इनकी समस्याएँ हैं, इनके परिवार की समस्याएँ हैं, उसको भी हम प्रयास करें कि वो त्वरित निराकरण हो। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार ने दैनिक भोजन भत्ते की जो है अब 250 रुपये के बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि खेल छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ी भी नई दर से भत्ता प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही साथ खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि पुराने भत्ते से खिलाड़ियों की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए इसे साई जैसी संस्थाओं के भत्तों के अनुरूप बढ़ाया गया है। पिछले दिनों विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए थे। के द्वारा खेल विभाग और खिलाड़ियों को बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उसी बढ़ते क्रम में जहां हम लोग यूनिवर्सिटी को बनाने और स्थापित करने के लिए अग्रसर हुए हैं, उसी क्रम में बढ़ते हुए हमारे खिलाड़ियों के लिए जो उनका भोजन भत्ता है, वह भी आज वह धनराशि बढ़ोतरी होने का शासनादेश निर्गत हो गया है। जो धनराशि एक समय में प्रति बच्चा 250 रुपये उनकी मील की हुआ करती थी, आज वो 400 रुपये उनकी मील का हो गया है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत सुखद समाचार है और हमारे खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जब उनका भोजन अच्छा होगा, उनका पोषण अच्छा होगा, तभी वो सशक्त भी होंगे और उतनी एनर्जी के साथ वो काम भी कर पाएंगे, अपना प्रदर्शन भी दिखा पाएंगे, जो होना बहुत आवश्यक था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देती हूँ। और इसमें एक विशेष बात यह है, एक निजी कंपनी पी वैल्यू आपको बताते चले कि एनालिटिक्स की NARI 2025 रिपोर्ट के देहरादून को असुरक्षित शहरों में दिखाया गया है, जिसे राज्य और राष्ट्रीय महिला आयोग ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि ये सर्वे जो है वो 9 लाख महिला आबादी के मुकाबले केवल 400 महिलाओं से फ़ोन पर राय लेकर किया गया था। पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2025 में कुल 12,354 शिकायतों में सिर्फ 18% महिलाओं से जुड़ी थी और छेड़छाड़ जैसे मामले 1% से भी कम थे। देहरादून में 1.25 लाख महिलाएं 11 शक्ति ऐप पर जुड़ी हुई हैं। 13 गौरचिता मोबाइल पिंक बूथ 1 स्टाफ सेंटर और 14,000 CCTV कैमरे सक्रिय हैं। कि जो एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया था, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह प्रसारित हो रहा है, और उसमें 31 शहरों का जो कंपैरिजन किया गया था, उसको लेते हुए हमारी टीम ने भी उस पर एनालिसिस किया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो सर्वे था वो किस लोगों पर किया गया, मतलब कहने का है कि किस एज ग्रुप पर किया गया, क्या प्रोफाइल थी, वर्किंग वुमेन थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, सीनियर सिटीजन थे या हाउस वाइफ थी, या किस तरह के टूरिस्ट थे, उन पर किया गया, ये स्पष्ट नहीं है उसमें। और खासकर अगर पुलिसिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो 2 चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण जो बताई गई थी, वो बताई गई कि रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है विमेन का, वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया। साथ ही साथ उसमें बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो 33% देहरादून में संतुष्ट हैं पुलिस की पेट्रोलिंग और इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जबकि जो फर्स्ट शहर दिखाया गया उसमें 11% खाली महिलाओं की संतुष्टि पुलिस पेट्रोलिंग और उससे है। साइबर ठगों ने केंद्रीय मंत्री का फेक वीडियो बनाकर 65 लाख रुपए ठगी को अंजाम दिया है। देहरादून पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। तो वही SSP STF नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया है कि
देहरादून निवासी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उन्होंने गूगल पर इन्वेस्ट से जुड़ी जानकारी शेयर की, जहां फेसबुक पर जुड़ाह मुराजिस नाम से एक पेज मिला। उस पेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फेक वीडियो प्ले हो रहा था। वीडियो में केंद्रीय मंत्री 21,000 रुपए के निवेश पर 7 दिनों में 65 लाख रुपए कमाने की बात शेयर करते हुए दिखी। देखिए, विगत में ये डीप फेक वीडियोस जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, उसमें जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारी कंट्री के और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उनके जो है डीप फेक वीडियोस बना के इस तरीके से ये सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं और उनको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है। और जब उस लिंक को क्लिक करके विक्टिम एंटर होता है तो उनको एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें कि उनसे पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे अगर जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत संभावना होती है फ्रॉड होने की, और इस प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ। इसके लिए अगर कोई स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो जितने भी हमारे बैंक्स हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो डीमेट अकाउंट की सुविधा देते हैं। आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने, आपको बताते चले कि गश्त के दौरान जहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, आपको बताते चले कि पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस बीच कई तस्वीरें भी इस वक्त सामने आई है जहां पर साइबर ठगों के बारे में बात कर ले, जहां साइबर ठगों ने केंद्रीय मंत्री रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान गिल रिजॉर्ट के पास एक फायरिंग कांड से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे, 1 पोनिया और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक रामपुरा में फायरिंग करने वाले आरोपी भागने की फिराक में गिल रिजॉर्ट के पास खड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को दबोच लिया। देखिए, कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर कुछ संदिग्ध लोग जो है अवैध हथियारों से फायरिंग करते नजर आ रहे थे। इस क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के अंदर एसएसपी महोदय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम संदिग्ध ऐसे लोगों की चेकिंग कर रहे हैं, असलों की बरामदगी के लिए चेकिंग कर रहे हैं। तो इसी क्रम में कल हमने ये 4 लोग हैं, शिवम चंद्रा, विवेक गुप्ता, अरुण गुप्ता, अनिकेत गुप्ता, ये चारों व्यक्ति जो हैं रामपुरा के हैं। इनके पास से हमने सघन चेकिंग में 3 अवैध तमंचे, 1 अवैध पोनिया, 1 जिंदा कारतूस और 1 हुक्का कारतूस बरामद किया है। देहरादून पुलिस को ऑपरेशन कांदेमी के तहत बड़ी सफलता मिली है, जहां पर एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो अपनी पहचान छिपाकर देहरादून में अवैध रूप से बंगाली डॉक्टर के तौर पर रह रहा था। इस बीच आपको बताते चले कि जहां आरोपी के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑपरेशन कालनेमी जो प्रचलित चल रहा है, जिसमें इस तरह छद्म भेष में या अपने धर्म को छुपाकर या कहीं ना कहीं विदेशी नागरिक जो खासकर बांग्लादेशी यहाँ पर हाइड आउट बन के किसी अन्य नामों से यहाँ पर छद्म भेष में रह रहे थे, उसके लिए लगातार सत्यापन अभियान चल रहा है। और इसी कड़ी में जो है ये देहरादून में जो है 8वां ये बांग्लादेशी इस तरह से ट्रैक डाउन हुआ, जिसका नाम अमित कुमार नाम से रह रहा था और एक छोटा मोटा बंगाली क्लिनिक या डॉक्टरी का काम कर रहा था। चूँकि इसके बारे में जब और गोपनीय जानकारी की गई तो पता चला कि 2017-18 में ये बांग्लादेश के पासपोर्ट पर ये बॉर्डर से क्रॉस करके आया था। और उत्तराखंड के जसपुर में रोज आपको बता दें की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले राकेश चौहान पर अचानक गन्ने के खेत से निकलकर एक जो है गीदड़ ने हमला कर दिया। इस बीच आपको बता दें कि हमले में राकेश बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और शोर मचाकर खुद को गीदड़ से बचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राकेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर चोटों का निरीक्षण किया और बताया कि जख्म गहरे हैं। लगते हैं रिश्ते पड़ोस में ही हैं। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे और शहर के थोड़ा सा दूर से निकले, एक बस्ती थी, बस्ती के पास में एक गन्ना खड़ा था, उसमें से गन्ना से गिद्धड़ निकला और वन पर चिपट गया। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, हिम्मत दिखाने के बाद उसके मुंह से अपने आप को निकाला, फिर फेंक दिया, वो फिर दोबारा उसने हमला किया। लेकिन बस्ती में मतलब उन्होंने आवाज़ें लगाई, कोई निकल कर नहीं आया किसी ने भी। सुबह लगभग 5:30 बजे की घटना है
और इसमें वो काफ़ी घायल हुए हैं। घायल होने के बाद उन्हें शीघ्र सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर ईएमओ ने राकेश कुमार 65 वर्ष उम्र के एक व्यक्ति हमारे पास आए जो बता रहे थे कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और उनको किसी जानवर ने अटैक किया। उनके हिसाब से वो उनका कहना है कि वो गीदड़ था और जिसको ने उसको बहुत ही ज़्यादा गहरे चोट उसको हाथ पे और पैर पे उसको बहुत ज़्यादा गहरे घाव से दिए और वो हमारे पास यहाँ 6 बजे के टाइम आया। हमने जो भी उसका प्राथमिक उपचार था वो किया, उसके बाद उसको टीका लगाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।